सो हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो कि क्लास 11th का और खास तौर पे कुछ लोग जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी थोड़ा काम दे देगा। तो आइए पढ़ते हैं पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 11th का। और इसमें क्या है कि इसको पढ़ने के बाद ना काफ़ी मज़ा आ जाता है, पता चल जाता है कहाँ पे क्या है। पानी पीते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे बाहर निकलता है, क्या होता है नेफ्रॉन, क्या होता है किडनी, क्या होती है कार्डियक फंडस पाइलोरिक रीजन ऑफ बॉडी, सब हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जान लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे कंपाउंड में मतलब फूड में प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड होती हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब जो हम खाना खाते हैं उनमें फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारी चीज़ें फूड की क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी क्या करेगी, उसको अपने ग्रोथ के लिए और अपने रिपेयर के लिए, कैसे कहीं चोट लग गया, कहीं इंजरी हो गई या कहीं कुछ ट्रॉमा होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो उस कंपाउंड से निकालेगी। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के? दो। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े साइज में बड़े होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो साइज होगी वो छोटी होगी तो वो क्या होगी, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी से। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी साइज बड़ी होगी तो हमारी बॉडी को उसे मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए पहले उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ने के प्रोसेस को और उसको एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। ठीक, मतलब डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना ले, वही होता है डाइजेशन। ठीक, तो थोड़ा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी जो साइज होगी वो छोटी होगी। ठीक, स्मॉलर इन साइज होंगे और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक, इसको डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, आपके रफेज हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए जो हमारे वाटर में पाए जाते हैं, ग्राउंड वाटर में। मिनरल्स हो गए, कुछ आयंस हो गए, कुछ रफेज हो गए हमारे फूड के। ठीक, तो ये सब क्या होता है हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इन्हें डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइज में छोटा है तो हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी। अब देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी साइज बड़ी होगी। दीज ऑल आर ग्रेटर इन साइज, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, एक्सेट्रा। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी तो हैं, बट ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि हम इनको मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी पहले डाइजेस्ट करेगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो काफ़ी सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह में टूटेगा, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन टूटेगा, ये सारे मतलब अपने एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे। ये सारे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो ये मतलब न्यूट्रिएंट्स है, तो इसको एक ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके तब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। अब बात आती है कि क्यों ज़रूरत है डाइजेशन पढ़ने की, या डाइजेशन है क्या। तो थोड़ा अब उसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ज़रूरत क्या है डाइजेशन की, या डाइजेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। एक क्वेश्चन बनेगा दिमाग में,
भाई डाइजेशन है क्या? व्हाट इज डाइजेशन? ठीक, बहुत ही बड़ा सवाल है ये। इस सवाल पे पूरा एक चैप्टर बना दिया हमारे सरकार ने, एनसीईआरटी में हमारी पूरी बुक पड़ी हुई है। डाइजेशन है क्या? डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स फूड को एक प्रोसेस के बाद एक सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना दे और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा हो, उसे कहते हैं डाइजेशन। तो जैसे इसका आंसर लिखेंगे हम कि डाइजेशन इज अ मैकेनिकल भी होता है, बताएंगे क्या होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल process by which complex food material is changed into simpler absorbable form. ठीक, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने मुर्गा खा लिया, लेग पीस हो गई उसकी, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। जैसे ये हो गई कोई भी फूड, मतलब इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हम सबने डेफिनेशन देख लिया, थोड़ा देखते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर फॉर्म में होता कैसे है। अब जैसे एक मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, मान लीजिए हमने दाल चावल सब्जी कुछ भी खाया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक, यहाँ पे राइस हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, कुछ भी, ठीक, एटसेट्रा। इसको एक प्रोसेस के द्वारा सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। किसके द्वारा? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। वाटर के प्रेजेंस में होता है काफी सारे एंजाइम्स जो है वाटर, तो यहाँ पे H2O भी लिख देते हैं, ठीक, H2O, ठीक। तो वाटर और एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये सिंपलर फॉर्म हो गया। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं, बड़ा सा डाइजेशन। ठीक, मतलब एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एक प्रोसेस के द्वारा जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट हो, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है, मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाएगा आपका मैस्टिकेशन। मतलब च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक, मैस्टिकेशन, ठीक, इसका मतलब होता है च्यूइंग ऑफ। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस, जैसे खाना आया हमने मुंह में लेके उसको चबाया, तो वो क्या होगी? मैकेनिकल प्रोसेस। वो क्या होता है? बड़े से कॉम्प्लेक्स फूड को पहले अपने एक छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर भी वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो वो फिर जब स्टमक में जाएगा तो उस पर काफ़ी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, काफ़ी सारे एंजाइम्स आके उसको ब्रेक डाउन करेगी। पैंक्रियाटिक जूस हो गई,
एमाइलेज हो गया, सारी चीज़ें आके उसको मतलब ब्रेक डाउन करेगी और उसको सिंपलर फॉर्म में बनाएगी। ठीक, तो ये हो गया मैस्टिकेशन है या आपका ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। अब बायोकेमिकल में जितने भी एंजाइम्स आएंगे वो सारे हो जाएंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, तो ये सारी इन सभी का मतलब होता है डाइजेशन। अब यही सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जब हमारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होने लगेगा, एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, ठीक, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है जब ये हमारे बॉडी के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, तो वो उसको यूज करेगा अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो क्लियर हो गया। डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एंजाइम्स, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम लोग सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दे, सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर दे, वो क्या होता है, डाइजेशन। अब आइए थोड़ा आगे का देखते हैं कि आगे क्या होता है डाइजेशन। तो अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी चैप्टर की, एनसीईआरटी बुक की जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का जो अगली हेडिंग है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एनसीईआरटी की जो पैरा है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेंट एसोसिएटेड ग्लैंड्स वगैरह, ये वाली जो लाइन है ना एनसीईआरटी में पहली हेडिंग, दूसरी मतलब पहली हेडिंग में, उसमें उसने लिखा है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब होता है कि जो मतलब डाइजेशन या जहाँ भी एसोसिएटेड लिखा उसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना ले लेकिन फिर भी वो उस चीज़ में हेल्प करे। मतलब इसमें देखेंगे आप खुद समझ में आएगा। इसमें आ जाती हैं हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड, पहली सलाइवरी ग्लैंड जो भी क्या रिलीज करेगी, सलाइवा। दूसरी हो जाएगी पैनक्रियास, ठीक। तीसरी है इंटेस्टाइनल, जितनी भी सारी ग्लैंड्स होती हैं वो हो गई हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। चौथी हो गई लीवर, ठीक। ये सारी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये अपना कुछ ना कुछ एक सिक्रीशन रिलीज करेंगी स्टमक में या फिर स्टमक के पाथवे पे, एलिमेंट्री कैनाल में, और ये डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प नहीं करती लेकिन ये अपने कुछ प्रोडक्ट ऐसे सीक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन जाके आगे हेल्प करता है, इसलिए इनका नाम रखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके बाद है एक वर्ड एनसीईआरटी में गिवन है जो कि उस डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरा पे लिखा हो, 2 ही लाइन की है वो, उसमें लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, लगभग 6 से 9 मीटर की होती है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 6 से 9 मीटर की होगी। ये सिर्फ इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स, ठीक। पहली होती है माउथ, ठीक, और दूसरी होती है एनस। ये होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक का जो रीजन आ जाए वो होता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। इसमें ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के बाद सीधा एनस, ठीक। तो माउथ से लेके एनस तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब इसमें कई सारी चीज़ें आएंगे, ईसोफेगस वगैरह आएगा, माउथ आएगा, बकल कैविटी वगैरह आएगी, तो वो सब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो आइए अब उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको भी देखा जाए वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब है वो ग्लैंड जो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट ना करें बट वो हेल्प करें डाइजेशन, जिनकी वजह से डाइजेशन हो जाए। एसोसिएटेड का मतलब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करें, बस वो किसी अपने को भेज के मतलब काम करवा दे, वो होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स।
और हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, इन्हें कंपोनेंट भी कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल है, ये दो कंपोनेंट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल, इसकी मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो ये हो जाएगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग जिसे हम लोग माउथ कहते हैं, टू द पोस्टीरियर ओपनिंग called एनस। ठीक, पोस्टीरियर ओपनिंग और एंटीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब होता है, एंटीरियर का मतलब होता है आगे, मतलब जैसे हमारा मुंह है वो आगे की तरफ है तो हम उसको बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर का जब भी वर्ड आए तो इसका मतलब होता है आगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटीरियर का मतलब आगे, व्हाट्सएप वाली भाषा में आगे। ठीक, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, बैक साइड। ठीक, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो इसका डेफिनेशन एलिमेंट्री कैनाल का ये है, ये स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, आगे की तरफ से खुलता है, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, जो पहली ओपनिंग है। और जो पोस्टीरियर मतलब पीछे की जो ओपनिंग, उसको हम लोग एनस कहते हैं, एनस। ठीक, तो अब देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे पैसे होता है, कुछ भी हम खाते हैं तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हम लोग वो देखते हैं। सपोज जैसे हमने कुछ भी खाया तो वो पहले हमारे माउथ में गया, पहले वो कहाँ गया, माउथ में। जब भी हमने कुछ खाया, किसी ने चॉकलेट खाया, किसी का दिया होगा, तो वो पहले माउथ में गया। माउथ में मतलब वो पहले कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स रीजन। कहाँ, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद वो जाएगा ईसोफेगस। ठीक, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस के बाद वो जाएगा स्टमक में। ठीक, अब वो स्टमक में के बाद हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक,
पहले वो माउथ से गया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब होता है जो हमारे टंग का रीजन होता है, जैसे किसी ने मुंह खोला तो उसके एरिया का जो कैविटी होती है ना, ये चीज के अंदर, दांत के अंदर, वो जो जहाँ पे टंग वाला एरिया है उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक। इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें इसको हम अभी फिर से इसको मिटा के फिर देखते हैं। फिर उसके बाद आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहाँ पे कि विंड पाइप और इसोफेगस दोनों की ओपनिंग होती है। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस वो पोर्शन है जो कि हमारे खाना पीना, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, सारी चीज़ें, ये हमारे मुंह से लेकर पेट तक का एक रास्ता है, एक हॉलो ओपनिंग है, एक सिलेंड्रिकल पाइप जैसी। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में खाना जाने के बाद वहाँ पे कई सारे सिक्रीशंस को मिक्स किया जाएगा, यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूव होंगे, स्टमक में भी कई सारे जन कार्डियक फंडक पारोलिक वगैरह सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काफ़ी सारे एब्जॉर्प्शंस होंगे। एब्जॉर्प्शन बाद कुछ वहाँ पे सिक्रेशंस होते हैं इंटेस्टाइनल की बात। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे कुछ वाटर के एब्जॉर्प्शन में, कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। फिर उसके बाद जो फूड का जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, जो रफेज होगा, वो सब कुछ एनस के थ्रू फीकल आउट हो जाता है। ठीक। उसे डिफेकेशन कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो जैसे हमने कुछ लिया, हम उसको निगल रहे हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटेशन। ठीक। डिग्लूटेशन क्या है? डिग्लूटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ निगलना समथिंग, फूड या एनी फूड। ठीक, उसे कहते हैं डिग्लूटेशन। ठीक। और जो चीविंग ऑफ फूड था उसका मतलब होता है चबाना। जैसे जो मैकेनिकल प्रोसेस में भी पढ़ा था कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, तो उसमें क्या था, चीविंग ऑफ फूड। चीविंग मतलब कुछ हम चबा रहे हैं। ठीक। तो अब इस बक्कल कैविटी में तीन चीजें आती हैं। हम लोग बक्कल कैविटी को फिर से, माउथ का तो हो गया, माउथ क्या है, अब इस बक्कल कैविटी से हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक। बक्कल कैविटी, इसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक। पहली आएगी टीथ। ठीक, ये पहली है। दूसरी आएगी टंग। ठीक, ये दूसरी। तीसरी आएगी आपकी पैलेट। ठीक। तो बक्कल कैविटी में ये सारी रीजन्स आएंगे, टीथ, टंग और पैलेट। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन है, आवर ओरल के द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड टंग वगैरह, तो उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो उसमें कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं।
है हमारा नेजल कैविटी। ये है हमारा नेजल कैविटी। ठीक, ये है हमारा पैलेट, ये है हमारा माउथ। ये बंदा जब सिगरेट पी रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये है रसीले होठ, हम लोग अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं। ये भी और ये भी, इसको भी हम 1 मार्क कर दे, ये भी 1। ठीक, इसको मैं थोड़ा लाल कर देता हूँ, पीने वाला बंदा है ना। लाल रंग बहुत पसंद है, तो हम थोड़ा रंग देते हैं। ठीक, ये हो गई लिप्स। अब ये जो रीजन है, ये है हमारा पैलेट का एक्सटेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं यूवुला। और ये है हमारी एपिग्लॉटिस। नेजल कैविटी हो गया। ये हमारी हो जो है ना, ये है हमारी एक्सटीरियर नेजल ओपनिंग। ठीक, और ये वाली जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो इतना रीजन है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, ये हो गया हमारा इसोफेगस, जहां से खाना पीना सब कुछ जाएगा, फेगस। ये हो गई हमारी विंड पाइप। फ्लो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, कृपया ध्यान न दें। ठीक, भैया ये है हमारी विंड पाइप। विंड पाइप, हवा नली, यहाँ से हवा अंदर और बाहर जाती है, कहीं और से बाहर नहीं जाती। ठीक, तो ये यूवुला जो है, ये पैलेट का एक्सटेंशन। पैलेट जो होता है ना, ये आगे की तरफ थोड़ा हार्ड सा होगा और पीछे की तरफ थोड़ा सॉफ्ट सा। ठीक, हार्ड एंड सॉफ्ट। आगे की तरफ जैसे जब आप अपने टंग से अपने दांत के पीछे की जो मसल्स होती है उसको टच करेंगे ना, तो थोड़ा आपको हार्ड सा फील होगा, मतलब थोड़ा लगेगा हाँ ये थोड़ा सख्त है। और जो पीछे मतलब जैसे जैसे हम टंग अपने पीछे लेके जाएंगे, उसको जब आप टच करेंगे तो लगेगा थोड़ा हाँ यार बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, बड़ा मजा आता है गुदगुदी करके। ठीक, और ये जो यूवुला है, ये एक पैलेट का ही एक्सटेंशन होता है। मतलब ये जो पैलेट जिस चीज़ों से बना है, वही यूवुला को भी बनाता है। ये यूवुला उसी का एक्सटेंशन। ये क्या काम करता है? ये हमारा फ्लो को बैक फ्लो ऑफ जो फूड है, वो यूवुला को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि अच्छे क्लियर हो। यूवुला का काम है कि यूवुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर not entering food, sorry, खाना, पानी etc. in the nasal cavity। ठीक, जो भी हम खाना पीना जो भी हम करते हैं, वो किसी जरिए, अगर जैसे खाना खाते वक्त हाय हेलो करने वाले जानू सोना बाबू टोना वाले जो भी हैं, अगर वो खाना खाते हुए कुछ बोलेंगे तो वो कहीं नाक में न चला जाए, नाक में जाके फंस जाएंगे, गुरु तो बाहर कैसे आएगा, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन करके लकड़ी डाल के निकालना पड़े, खोजना पड़े। इसलिए अच्छा ये है कि यूवुला दे दिए भगवान, बोले कि बेटुआ तुम बतियाओ, जीव भर के बतियाओ, लेकिन खाते वक्त तो ये क्या काम करेगा कि जो खाना पानी जो है वो नेजल कैविटी में ना चला जाए, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल, इसका काम ही उसको रोकता है। ठीक, ये हो गया यूवुला। अब आते हैं बात एपिग्लॉटिस पे। ये जो रीजन है ये एपिग्लॉटिस पे। अब बाबू सोना जानू टोना करेंगे तो नाका में खाना तो जाएगा नहीं, हो सकता नली में चला जाए सांस लेने वाले, और में चला जाए तो फिर से में डाल के खोगना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, भगवान ने दिया है ऊपर हमारे अंदर,
फेरिंग्स वाले रीजन में होता है। ये का काम करता है कि जब भी हम खाना खाने के बाद जब डिग्लिटेशन करते हैं, डिग्लिटेशन मतलब जब निगलते हैं, तो ये एक फ्लैप स्ट्रक्चर खाना इसके ऊपर एक फोर्स डालता है और ये कवर कर लेता है। उसके बाद खाना फिसल किस में आ जाएगा, ईसोफेगस में। यहाँ से खाना आए, यहाँ से ऐसे, ये क्या करेगा, ऐसे इसको कवर कर लेगा। ठीक, ये वाली चीज़ें यहाँ आ जाएंगी और इसको कवर कर लेंगी। तो ये जो खाना है ये यहाँ से सीधा आ जाएगा ईसोफेगस, और ईसोफेगस से सीधा कहाँ जाएगा, स्टमक। ठीक, ऐसे खाना जाएगा। ठीक, ये रहे हमारी एक्सटीरियर नेजल ओपनिंग। और उसके बाद यहाँ पे एक नेजल की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर नेजल ओपनिंग। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जानकारी के लिए जरूरी है। ये जो है हमारे लिप्स हैं रसीले वाले, और ये देखिए बंदा सिगरेट पी रहा है, कितना बड़ा हरामी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे दांत लगे होते हैं, शार्क टाइप, निचोड़ने वाले, तोड़ने वाले, ग्राइंड करने वाले। ठीक, तो ये हो गई हमारी नेजल कैविटी। पैलेट, पैलेट क्या कहा है, पैलेट एक वो चीज है, पैलेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज पैलेट। पैलेट क्या करता है कि ये नेजल कैविटी, बबुआ सही से लिख, नेजल कैविटी को अलग करता है ओरल कैविटी से। ठीक, पैलेट का बस यही काम है। ये क्या करेगा, ये जो नेजल कैविटी है और ये जो ओरल कैविटी है, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, ये सारे ये जो रीजन है ये सब सिगरेट में से बाहर निकाल देते हैं, हानिकारक तो है, हटा ही देते हैं। ये क्या होगा हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे दांत आ जाएंगे, टीथ आ जाएगी, हमारी टंग आ जाएगी। ठीक, वो सारे पैलेट आ जाएगा, वो सब क्या है हमारी ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी में क्या क्या आ जाएंगे, तो ये जो पैलेट का टीथ, टंग और पैलेट, पैलेट का क्या काम है, नेजल कैविटी को अलग करेगा ओरल कैविटी से। वरना नाक से जो सांस लेंगे वो खाना मिलके पूरा पेट में जाएगा तो उसको मजा नहीं आएगा। तो उसको अलग करने के लिए उन्होंने बोला यहाँ को बाउंड्री देते हैं, अलग दे देते हैं। यहाँ से सिर्फ हवा जाएगी, यहाँ से सिर्फ खाना पानी जाएगा। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर समझ में आएगा, हमने यूबुला देख लिया। तो हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो ईसोफेगस है ये पोस्टीरियरली होता है विंड पाइप के। ठीक, जैसे अगर हम किसी को कोई बंदा लें, मान लीजिए कोई बंदा है, ये इसकी मुंडी है, हमने इसको यहाँ से काट दिया, अब इसको हमने ऐसे देखा, तो पीछे की तरफ जो होगा वो ईसोफेगस होगा और आगे की तरफ जो होगी वो क्या होगी, हमारी विंड पाइप, जहाँ से हवा जाती है और कुछ नहीं जाता है, सब कुछ ईसोफेगस से जाता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं ईसोफेगस के बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ते हैं उसको भी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे टीथ क्या है, मतलब टीथ की जो डेंटिशन है, कैसे कैसे दांत हमारे मुंह में अरेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।